हेलो फ्रेंड्स। आज का मेरा टॉपिक पाराशर ज्योतिष से है। इसमें पराशरी सिद्धांत सूत्र संज्ञा अध्याय चैप्टर है, जिसमें श्लोक नंबर 4, 5 व 6 आज हम बताएंगे। और ये पराशर ज्योतिष का द्वितीय भाग है। महर्षि पराशर ने कुल 42 सूत्र फलित ज्योतिष के दिए हैं। इनमें से पहले 3 सूत्रों को सरल हिंदी में पूर्व के लेख में वर्णन कर चुका हूं। अब उससे आगे के सूत्र 4 से 6 तक इस भाग में। बुद्धैर्भावैद्याः सर्वे ज्ञेयाः सामान्य शास्त्रतः एतच्छास्त्रानुसारेण संज्ञान ब्रह्मो विशेषतः। ये चौथा श्लोक है। इसका अर्थ है, सामान्य ग्रंथों पर से भाव राशि इत्यादि की जानकारी ज्योतिष शास्त्राज्ञों से जानना चाहिए। इस ग्रंथ में तो जो विशेष संज्ञा है वह शास्त्र के अनुरोध से कहते हैं। अतः इस श्लोक का मतलब है कि ज्योतिष की जो बेसिक जानकारी है वो अन्य ग्रंथों से, जो भी अन्य छोटे मोटे ग्रंथ हैं या किसी शास्त्रज्ञ से जान लेना चाहिए। उसको यहाँ नहीं बताया गया है पराशर ज्योतिष में, क्योंकि इस तरह से पराशर ज्योतिष का साइज बहुत बड़ा है। इसमें तो विशेष बातें बताई गई हैं, इसलिए ये ऐसा अनुरोध किया गया है। तो अब इसका स्पष्टीकरण क्या दिया गया है। तिथिवार योग करण नक्षत्र राशि मास अयन ऋतु इत्यादि ग्रहों की सामान्य जानकारी व आवश्यक ज्ञान प्रत्येक ज्योतिष शास्त्री को होना चाहिए। यहाँ पर हम संपूर्ण जानकारी देने से ग्रंथ के पृष्ठों में अकारण वृद्धि होने के भय से ग्रंथकार यहाँ पर अधिक विवरण करना नहीं चाहता। बुधाज्ञा इस पद पर से ग्रंथकार स्पष्ट सूचना देता है कि यह ग्रंथ नए पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए नहीं है, परंतु ज्योतिष शास्त्र की साधारण जानकारी वाले प्रगतिशील अभ्यासकों के लिए रचा गया है। जिनको यह सामान्य ज्ञान होगा उनके लिए ही यह ग्रंथ फलितोपयोगी है, ऐसा कहा गया। तो इस श्लोक का एक बहुत इंपॉर्टेंट मकसद है, वो ये कि पराशर ज्योतिष को कोई भी इंसान आम नहीं पढ़ सकता। इसको वही पढ़ सकता है जिसको बेसिक ज्योतिष आती है, और वो अन्य ग्रंथों से या शास्त्राज्ञों से जानकारी ले लेना चाहिए। जैसे कि सिद्धांत ज्योतिर्गणित से हम पढ़ते हैं, और सिद्धांत के अलावा करण ज्योतिष में भी बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं। तो उसी का एक डायग्राम ये बना है। जैसे कि बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि क्रांति वृत्त क्या है, नाड़ी वृत्त क्या है। क्रांति वृत्त और नाड़ी वृत्त के कटान बिंदु को इक्विनॉक्स कहते हैं। संपात बिंदु दो होते हैं, स्प्रिंग इक्विनॉक्स एंड ऑटम इक्विनॉक्स। स्प्रिंग इक्विनॉक्स जहां से अश्विनी नक्षत्र की शुरुआत होती है और मेष राशि की शुरुआत होती है। इसी इक्विनॉक्स से सूर्य उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करता है, और फिर वह मेष, वृष और मिथुन के बाद मिथुन के टॉप को अंतिम बिंदु और कर्क की शुरुआत अर्थात 24 डिग्री, जो कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है बिटवीन द क्रांति वृत्त एंड नाड़ी वृत्त, वहां पे पहुंचता है। यहाँ पर मासों का भी विवरण दिया गया है कि बसंत मास फाल्गुन और चैत्र को मिला के बनते हैं। वैशाख और ज्येष्ठ से ग्रीष्म बनता है। आषाढ़ श्रावण से वर्षा ऋतु बनती है। भाद्रपद और आश्विन से शरद शरद। कार्तिक और मार्गशीर्ष से हेमंत। पौष और माघ से शिशिर। ये हमारे छह छह भागों में बांटा गया है। जो हमारे मास होते हैं, 12 मासों को 6 मौसम में परिवर्तित किया गया। तो ये सब बेसिक जानकारी हमें सिद्धांत या करण से ले लेनी चाहिए, और तब हम इस ग्रंथ को पढ़ें। यही इस श्लोक का मूल कथन है। अब इसमें कुछ और भी चीजें बताई गई हैं। जैसे इस ग्रंथ में ग्रहों के शुभाशुभ का निर्णय मात्र उन ग्रंथों के संज्ञानुसार इस ग्रंथ में ग्रहण नहीं किया गया है।
इतना ही नहीं, इस ग्रंथ में ग्रहों की दृष्टि भी अन्य ग्रंथों से भिन्न है। अन्य ग्रंथों में जिन ग्रहों को क्रूर माना गया है, वे ही ग्रह इस ग्रंथ में विशेष परिस्थितियों में शुभ ग्रह भी हो जाते हैं। इसलिए जातक फलादेश और दशा फलादेश, इन दोनों में समानता नहीं दिखाई देती। यहां इस पैरा में यह साफ साफ बताया गया है कि जातक फलादेश, जिसे हम जातक शास्त्र कहते हैं या फलित शास्त्र कहते हैं, वो एक अलग चीज है। वहां पे क्रूर ग्रह है, उसके फल भी हमेशा क्रूर ही होते हैं। सौम्य ग्रह हमेशा सौम्य माने जाते हैं। जबकि दशा फलादेश अर्थात विंशोत्तरी दशा फलादेश, जो कि मेन आधार है, बैकबोन है पराशरी सिद्धांत का, उसमें ऐसा नहीं माना जाता है। क्रूर सौम्य भी बन सकता है, सौम्य क्रूर भी बनता है। और ये एक विशेष परिस्थितियां हैं, इसी का अध्ययन करना है यहाँ पे। आगे हम लोग देखते हैं। एक तरफ तो मनुष्य के जन्मकालीन स्थिति ग्रह उसके प्रारब्ध के सूचक बनकर उसे जन्मतः सुविधा या असुविधा प्रदान करते हैं, और दूसरी तरफ उसकी कुंडली के वही ग्रह गोचर स्थिति में जब होते हैं, तब उसके भावी जीवन में अनुकूल तथा प्रतिकूल ऐसी परिस्थितियां निर्माण करते रहते हैं। इसका मतलब यह है, ये बताना चाहते हैं कि जन्म के समय जो कुंडली बनी, लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली, उससे आपको जिंदगी में सुविधा असुविधा प्रदान होती रहेगी। लेकिन उस सुविधा असुविधा का फल पूर्णतया आपको नहीं नजर आएगा। कुछ विपरीत स्थितियां भी प्राप्त होगी, जैसे सुविधा के टाइम में असुविधा, असुविधा के टाइम में सुविधा, या मिला जुला प्रभाव। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो जन्म की कुंडली है वो तो प्रभाव रख रही है, साथ में ही उस समय सामयिक कुंडली अर्थात सामयिक गोचर दशा जो ग्रहों की है, अर्थात आसमान में उस समय जो ग्रह हैं किन राशियों में हैं, उसका भी फर्क पड़ता है। उसके कारण जन्मकालीन कुंडली के प्रभावों में बदलाव आता है। इसीलिए दोनों कुंडली के मिलान से ही फलित करना चाहिए, और ऐसा ही माना गया है पराशर ज्योतिष में। तो कुंडली के वही ग्रह गोचर स्थित होते, तब उनके भावी जीवन में अनुकूल तथा प्रतिकूल ऐसी परिस्थितियां निर्माण करते रहते हैं। इस प्रकार जन्मकालीन जिन ग्रहों के द्वारा मनुष्य के समस्त जीवन का जो एक स्थायी अस्तित्व निर्धारित करके रखा हुआ होता है, वे ही ग्रह दशा पद्धति में उनसे भिन्न ऐसे विलक्षण प्रभाव उसके जीवन में उत्पन्न करते हैं, जो कि लग्न कुंडली से नहीं मिल सकता। किसी भी कुंडली का फलादेश तभी बराबर पूर्ण हो सकता है, यह एक ज्योतिषाचार्य के लिए मैसेज है कि किसी भी कुंडली का फलादेश तभी बराबर पूर्ण हो सकता है जब उस कुंडली के जन्मकालीन ग्रहों का फलादेश और उन ग्रहों की दशाओं में प्राप्त होने वाले फल तथा गोचर ग्रहों के फल, इन सब का समन्वय किया जा सके, अन्यथा फलादेश अपूर्ण रहता है। तो इसका बहुत बड़ा महत्व है कि गोचर कुंडली को जब आप फलित करें तो जरूर लग्न और चंद्र कुंडली के बगल में बनाएं, तभी फलादेश पूर्ण होगा, अन्यथा अपूर्ण होगा और बहुत सारे आपके फलन गलत हो जाए। जैसे पिछले वीडियो में भी हमने बताया था, ये गोचर कुंडली है, ये वीडियो बनाने से एक दिन पहले की डेट का गोचर स्थिति है, और एक दिन में जनरली ग्रहों में परिवर्तन होता नहीं है। तो ये लग्न 6 थी, हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जिस भी जातक का उसकी लग्न जन्म लग्न 6 कन्या राशि थी। अब वो कन्या राशि तो रहेगी ही, कुंडली में राशियां वही रहेंगी, उन्हीं भावों में रहेंगी, बस गोचर दशा के कारण जो ग्रह अब जिन जिन राशियों में है आज की डेट में, वो भर दिए जाते हैं उन राशियों। और इसको और आपकी ये गोचर कुंडली साथ में लग्न कुंडली दोनों को साथ में मिलान करके फलित करना चाहिए। आगे हम देखते हैं, विंशोत्तरी दशा पद्धति में एकादश स्थान का स्वामी यदि पाप ग्रह है, विंशोत्तरी दशा पद्धति में एकादश स्थान का स्वामी यदि पाप ग्रह है,
इसका अर्थ यह नहीं है कि एकादश स्थान का अधिपति आय का सर्वदा नाश करने वाला है। जातक फलादेश में एकादश ग्रह में यदि कोई ग्रह उच्चस्थ हो या उसका अधिपति उच्चस्थ या स्वग्रही हो तो आय का योग करता है। पर विंशोत्तरी दशा में उसका अधिपति यदि त्रिकोणेश से संबंध ना करे तो वह अपनी दशा में अनिष्ट फल ही देता है, चाहे वह स्वग्रही हो या उच्चस्थ ही क्यों ना हो। जातक फलादेश एक प्रकार से स्थायी फलादेश है और विंशोत्तरी दशा फलादेश तात्कालिक शुभाशुभ फलादेश है। अर्थात विंशोत्तरी दशा फलादेश जो कि पराशर मानते हैं तो वो फलित ज्योतिष को लेके चलते हैं गोचर, मतलब गोचर ग्रहों की स्थिति का जरूर अवलोकन किया जाता है, तभी पराशर ज्योतिष सटीक उतरती है। तो यहां पे ये बताया गया है कि जो जातक फलादेश है उसमें यदि आय भाव का ग्रह स्वराशिस्थ है या उच्च राशिस्थ है तो हम कहते हैं इसका सर्वदा शुभ फल मिलेगा, उसकी आय में वृद्धि होती जाएगी। पर यह सच नहीं है, पराशर कहते हैं ये सच नहीं है। स्वराशिस्थ या उच्च राशिस्थ होने के बावजूद भी आय घट सकती है या खत्म हो सकती है और जातक मुसीबत में आ सकता है जब तक कि उस ग्रह का संबंध त्रिकोणों से ना हो जाए। यदि त्रिकोण से भी संबंध है तब वो ग्रह स्व है या उच्च का है तब अपने अच्छे फल देगा। तो ये बेसिक अंतर है पराशर ज्योतिष और जातक फलादेश ज्योतिष में। तो यहां पे हम ये भी बता देना चाहें कि जैसा कि ये सामने कुंडली में बना हुआ है, ये केंद्र भाव 1, 4, 7 और 10, ये भाव हैं 1, 4, 7 और 10, इनको हम केंद्र भाव कहते हैं। त्रिकोण किसे कहते हैं? 1, 5 और 9, नवे भाव को ये त्रिकोण कहलाते हैं। अर्थात प्रथम भाव जो है वो केंद्र भी है और त्रिकोण भी है, इसलिए इसका महत्व कुंडली में सबसे ज्यादा हो जाता है क्योंकि ये केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहा है, ये त्रिकोण का प्रतिनिधित्व कर रहा है और जिस भी जातक की कुंडली बनेगी उसमें ये भाव उसका क्या कहलाता है? प्रथम भाव लग्नेश कहलाता है। और अगर लग्नेश बलवान हो तो कुंडली में बाकी की चीजें अगर मुसीबत कर भी रही हैं तो भी उसके सारे काम बन जाएंगे। तो ये केंद्र और त्रिकोण हाउस हमने बताए कि केंद्र 1, 4, 7, 10, त्रिकोण 1, 5। अब अगला श्लोक हम लोग पढ़ेंगे, 5वां श्लोक। पश्यन्ति सप्तम सर्वे शनिजीव कुजादयः विशेषश्च त्रिदश त्रिकोण चतुरष्टमान। अर्थात 5वें का श्लोक है, संपूर्ण ग्रह मतलब कोई भी ग्रह जिस भी स्थान में बैठे हों उससे सप्तम स्थान को देखते हैं। मतलब सभी सातों ग्रहों की हम बात करते हैं तो वो जहां बैठे हैं वहां से सप्तम स्थान को देखते हैं। इनमें शनि तीसरे और 10वें, गुरु नवम व पंचम और मंगल चतुर्थ व अष्टम स्थानों को विशेष करके पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। अर्थात इन 3 ग्रहों को विशेष पावर प्राप्त है, बाकी के ग्रहों को यह पावर नहीं है। सूर्य चंद्र बुध शुक्र को यह पावर नहीं है क्योंकि वो सूर्य के पास में, पृथ्वी के पास में। जो ग्रह ज्यादा दूर हैं पृथ्वी के बाद, सूर्य को केंद्र में माने तो पृथ्वी के बाद मंगल आता है, उसके बाद बृहस्पति और तब शनि आता है। तो जो ज्यादा दूर है वो उनका अवलोकन, व्यू, जिसे हम व्यू एंगल कहते हैं, वो बहुत बड़ा होता है। ये उसी तरह से है जैसे जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आपको सिर्फ किताब दिखाई देती है, पर जब आप ग्राउंड में देखते हैं तो आपको पूरा पूरा ग्राउंड, स्कूल, कॉलेज सब नजर आता है। ज्यादा दूर हो गए, दूर की चीजें देख रहे हैं तो और बड़ा हो गया। किसी पर्वत पे खड़े होकर देखें तो पूरा शहर नजर आ जाता है क्योंकि अब आपका व्यू एंगल और भी बड़ा हो गया।
चीजें जैसे जैसे दूर होती जाती हैं, विभव बड़ा होता जाता है। उसी तरह से जो ग्रह सबसे ज्यादा दूर है तो उसकी सबसे ज्यादा दृष्टि है। जैसे शनि सबसे ज्यादा दूर है तो 10वें स्थान तक देख सकता है। उससे पास बृहस्पति है तो 9वें स्थान तक देख सकता है। मैक्सिमम वैल्यू हम बता रहे हैं। और उसके भी अंदर मंगल होता है तो वो 8वें स्थान तक देख सकता है। तो ध्यान रखिए, 8, 9, 10, मंगल, बृहस्पति, शनि, ये दूरी के हिसाब से डिसाइड किया गया। बाकी के सारे ग्रहों को सिर्फ एक ही पावर प्राप्त है, वो सिर्फ सप्तम दृष्टि से देख सकते हैं, पूर्ण दृष्टि। यहां हम जो भी बात कर रहे हैं वो पूर्ण दृष्टि की बात कर रहे हैं। तो सारे ग्रहों की सप्तम स्थान को देखने की पूर्ण दृष्टि तो होती ही है, साथ में इन 3 ग्रहों को विशेष पावर है, शनि, गुरु और मंगल। अब इसका स्पष्टीकरण भी हम देंगे। ग्रह जिस स्थान में होता है उस स्थान का फल तो वह देता ही है, पर जिस स्थान पर उसकी पूर्ण दृष्टि होती है उस स्थान का भी फल देता है। अर्थात ग्रहों का स्थान महात्म्य जितना है उतना ही दृष्टि महात्म्य भी है। पूर्ण दृष्टि का फल विशेषतः मिलता रहता है। तो अब आप समझ लीजिए कि बृहस्पति जहां पे बैठा है उसका फल तो देगा ही, साथ में 7वां, 9वां और 5वें स्थान का भी देगा, अर्थात 4 ग्रहों का देगा। इसी तरह से शनि भी देगा 4 ग्रहों का, क्योंकि उसकी भी 2 स्पेशल पावर है, एक उसकी खुद है और एक जहां वो बैठा है। यहाँ पर हम एक ग्रहों की दृष्टियों की तालिका बनी हुई है, यहाँ पे देख सकते हैं सूर्य, चंद्र, बुध, शुक्र, ये सिर्फ 7वीं पूर्ण दृष्टि है। 7वें स्थान को अपना जहां से बैठे हैं उसको भी काउंट करते हुए 7वें स्थान पे जाएं तो आप वहां पे दृष्टि रखते हैं। मंगल 7वें के साथ साथ 4, 8 विशेष पावर, गुरु 7वें के साथ 5, 9 विशेष पावर, शनि 7 के साथ 3, 10 विशेष पावर। अब अन्य ग्रंथों में जो चरण दृष्टि यानी पाद दृष्टि कही हुई है कि चौथाई पाद, आधा या 3/4, उसको इस ग्रंथ में स्वीकार नहीं किया गया है। अर्थात पराशर ज्योतिष में यह पाद दृष्टि या चरण दृष्टि को माना ही नहीं जाता है, सिर्फ पूर्ण दृष्टि को माना। उपरोक्त दृष्टि चक्र सब ग्रहों के लिए है। सब ग्रहों की दृष्टि सीमा 180 अंश है। उसके बाद में जो ग्रह आते हैं वे दृष्टा के बदले दृष्ट होते हैं, दृष्टा के बदले दृष्ट होते हैं। उदाहरण एक लेते हैं, ये क्या चीज बोला गया है ये आप उदाहरण से समझें। सूर्य से शनि 300 अंश दूरी पे है तो शनि दृष्टा और सूर्य दृष्ट होगा। ये क्या बताना चाहते हैं, जैसे सूर्य यहां पे है, अब 300 की डिफरेंस का मतलब है कि अगर सूर्य प्रथम हाउस में है तो शनि 10वें हाउस में। तो हम ये कह रहे हैं कि सूर्य से शनि 300 दूरी है तो शनि दृष्टा और सूर्य दृष्ट होगा। और यह शनि की दृष्टि सूर्य पर 120 अंश की होगी और इसका संकेत शनि। तो एक्चुअली में यहां पे दृष्टा सूर्य ना होके शनि हो जाएगा, क्योंकि सूर्य शनि को 10वें भाव में देख ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी पावर सिर्फ 7वें स्थान तक है। इसलिए यदि प्रथम हाउस में सूर्य है और 10वें में शनि है तो सूर्य दृष्टा हो नहीं सकता, क्योंकि वहां तक वो देख नहीं सकता, पर शनि देख सकता है। तो यहां पे अब आपको बदलाव लाना होगा। जो ग्रह पास में है, जैसे शनि से सूर्य पास हुआ पर सूर्य से शनि ज्यादा दूर हुआ, हम ये पहले और 10वें भाव की बात कर रहे हैं, पहले भाव में सूर्य है और 10वें भाव में शनि है। तो अगर सूर्य से बात करें कि शनि कितना दूर है तो हम कहेंगे 10वें हाउस में है 300 डिग्री। और अगर हम इसी बात को पलट के ऐसे कहें कि शनि से सूर्य कितना दूर है तो हम कहेंगे 60 डिग्री।
तो जो जिसके कारण वो पास में है तो वो देख सकता है, इसलिए शनि देख सकता है, शनि यहां दृष्टा होगा, सूर्य दृष्ट होगा। तो इस पैरा का मतलब यही था। अब हम श्लोक नंबर 6 पे आ गए। सर्वे त्रिगुणे त्यारो ग्रहा शुभ फल प्रदा, प्रयत्न सडायना यदि पाप फल प्रदा। यहाँ अर्थ 6वें श्लोक का यह है कि इस श्लोक का अर्थ टीकाकारों ने निम्न प्रकार से किया है। पहला, एक, कोई भी ग्रह क्रूर हो या सौम्य, यदि त्रिकोण अर्थात 1, 5, 9 का स्वामी हो तो शुभ फलदायक होता है। सर्वे त्रिकोण त्यारो ग्रह शुभ फल प्रदा, ये पहली लाइन का मतलब है। सर्वे सभी, त्रिकोण तारो अर्थात त्रिकोण में उपस्थित ग्रह शुभ फल देते हैं। तो कोई भी ग्रह क्रूर हो या सौम्य, कोई मतलब नहीं। क्रूर भी होगा तो भी वो सौम्य की तरह बिहेव करेगा, और सौम्य होगा तो अति सौम्य बन जाएगा, बहुत ही शुभ फल देने देगा। तो कोई भी ग्रह क्रूर या सौम्य यदि त्रिकोण 1, 5, 9 का स्वामी हो तो शुभ फलदायक होता है। इसकी दूसरी लाइन छटेगी, प्रत्यषडायाना यदि पाप फल प्राप्त, पर यदि कोई ग्रह त्रिशिडाय अर्थात 3, 6, 11, अब देखिए त्रिशिडाय क्या होते हैं, जो तृतीय भाव है पराक्रम भाव, ये मंगल का नेचुरल भाव है, ठीक, इसलिए इसको क्रूर माना जा रहा। छठा भाव नेचुरली ये बुध का है, शत्रु हाउस भी कहते हैं इसे, रोग हाउस भी कहते हैं, इसलिए ये भी अच्छा नहीं है। 11वां हाउस ये आय भाव है, आय या इनकम, धन, यहां धन आने का काम होता है, धन आना या धन का इकट्ठा होना, इसके कारण भी शत्रुता होती है, धन के कारण लड़ाइयां होती हैं। तो ये तो 3 हाउस हैं, 3, 6, 11, इन्हीं को हम त्रिशिदाय कहते हैं, यहां लाल कलर से ये बनाए गए हैं। तीसरा भाव, छठवां भाव, एकादश भाव, ये त्रिशिदाय है। तो यदि कोई ग्रह त्रिशिदाय 3, 6, 11 का स्वामी हो तो पाप फलदायक होता है। त्रिशिदाय अधिपति यदि उसी समय त्रिकोण का भी अधिपति हो तो वो शुभ और अशुभ दोनों फलदायक होता है। त्रिशिदाय अधिपति यदि उसी समय त्रिकोण का भी अधिपति हो तो वो शुभ और अशुभ दोनों फलदायक हो सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि ग्रह सौम्य है या क्रूर। अब इस बात को अभी हम एक एग्जाम्पल से आपको समझाएंगे। तो मोटा मोटे इस श्लोक का मतलब यह है कि त्रिकोण में जो ग्रह होते हैं या त्रिकोणेश जो होते हैं वो हमेशा शुभ फल देते हैं। तो कोई भी ग्रह क्रूर या सौम्य यदि त्रिकोण का स्वामी है तो हमेशा शुभ फल देगा। उसी जगह कोई भी ग्रह यदि त्रिशिदाय अर्थात 3, 6, 11 का स्वामी है तो वो हमेशा अशुभ फल देगा। पर इसमें करेक्शन करना पड़ेगा, स्पेशली त्रिशिदाय के केस में, कि वो हमेशा अशुभ फल नहीं देगा, कभी शुभ और कभी अशुभ देगा। अब वह इस बात पर निर्भर करता है कि ग्रह सौम्य है या क्रूर है और उसकी स्थिति क्या है, किस तरह के भाव बैठा है, किस तरह की राशि पर बैठा है। तो इस कारण से त्रिशिदाय के कई सारे केस बनेंगे, उन सभी को हम लोग क्रम से देखते हैं कि त्रिशिदाय के कुछ नियम यहां देखें। तो जो ऊपर नियम बताया उससे थोड़ा हटके बताते हैं त्रिशिदाय के कुछ नियम में। परंतु यदि तीसरे स्थान का स्वामी, ऊपर की स्थिति के अलावा, इसलिए हमने परंतु वर्ड लगाया है कि परंतु यदि तीसरे स्थान का स्वामी तृतीय में, छठे स्थान का स्वामी षष्ठ में, अथवा एकादश स्थान का स्वामी एकादश में हो तो वह पाप फलद नहीं होता है। अर्थात स्वराशिस्थ होने पे त्रिशिदाय के स्वामी भी अपना पापत्व भूल जाते हैं और वो शुभ फल देने लगते हैं स्वराशिस्थ होने।
उदाहरण के लिए, यदि षष्ठेश बलवान होकर षष्ठ स्थान में हो तो जातक पराक्रम के द्वारा शत्रुओं पर विजय पाता है। मतलब ये षष्ठ हाउस है, छठवां हाउस है, और वो ग्रह भी यहीं बैठ गया, स्वराशिस्थ हो गया। तो त्रिशदाय का स्वामी होने के बावजूद भी, क्योंकि छठवां हाउस त्रिशदाय है, तो त्रिशदाय का स्वामी होने के बावजूद भी क्योंकि वो वहीं पे बैठ गया है तो स्वराशिष्ट हो गया। इस कारण से वो अब जातक को बुरे प्रभाव नहीं देगा, पाप फल नहीं देगा, शुभ फल देगा। तो षष्ठेश यदि षष्ठ स्थान में हो, जातक पराक्रम के द्वारा शत्रुओं पर विजय पाता है, अति लक्ष्मीवान होता है, उसका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, वह उदार वृत्ति वाला होता है, उसे कोई भी दबा नहीं सकता। यह शुभ फल षष्ठेश की दशा का है। अब त्रिशदाय के अन्य नियमों में क्या है? यदि त्रिशदाय ग्रह अपनी उच्च राशि में हो तो पूर्ण शुभ फल देता है, अशुभ फल नहीं देता है। यदि स्वग्रह का हो और अच्छे स्थान में हो तो 75% शुभ फल देता है। परंतु इस सामान्य नियम का एक अपवाद भी है। तो चलिए अपवाद बाद में पढ़ेंगे, पहले देख लेते हैं कि यदि त्रिशदायाधिपति अर्थात त्रिशदाय का अधिपति अपनी उच्च राशि में हो तो पूर्ण शुभ फल देता है। ऊपर तो हमने बताया स्वराशिस्थ होने पे शुभ फल देगा, अति लक्ष्मीवान, शत्रु पर विजय पाता है। लेकिन उससे भी बड़ी चीज यहाँ पे मिल रही है कि त्रिशदाय अधिपति यदि अपनी उच्च राशि में हो तो पूर्ण शुभ फल देता है, अशुभ फल बिल्कुल भी नहीं देता है, 100% शुभ देगा। अब इसमें एक कुंडली हमने यहाँ पे लगाई है, ये उसी जातक की है जो हम पिछले वीडियोस बता रहे हैं कि एक कन्या लग्न है और उस लग्न कुंडली में त्रिशदाय 3, 6, 11, साथ में यहाँ पे देखिए तो त्रिशदाय अर्थात तृतीय स्थान का स्वामी मंगल है, क्योंकि वृश्चिक राशि लग्न, और मंगल यहाँ पे उच्च होके बैठे हैं 5वें हाउस में। ठीक है, तो त्रिशदाय हाउस 3, 6, 11 में तृतीय हाउस में वृश्चिक राशि लगी है, और उसके जो स्वामी है मंगल वो बैठ गए हैं पंचम हाउस में मकर राशि में, और मंगल मकर में उच्च का हो जाता है, इसलिए एरो अपवर्ड लगी है देखिए यहाँ पे। और वो भी मंगल 27 डिग्री पे है, और मंगल का जो उच्चतम मान है वो 28 डिग्री होता है। अर्थात इस जातक की कुंडली में मंगल सबसे ज्यादा बलवान है, और त्रिकोण का भी संबंध हो रहा है। त्रिशदाय का स्वामी त्रिकोण में बैठ गया तो ये तो शुभ फल ही देगा, और ऊपर से उच्च भी है तो अति शुभ फल देगा। इसलिए त्रिशदाय तृतीय हाउस का जो भी बुरा फल है उसको ये रोक के उसके अच्छे फल देगा। अब ये मंगल की दूसरी राशि मेष अष्टम हाउस में चली गई। कन्या लग्न की कुंडली में मंगल की दोनों राशियां वृश्चिक और मेष, एक त्रिशदाय में जाती है तो दूसरी अष्टम हाउस में जाती है, डेथ हाउस जिसे कहते हैं। अर्थात मंगल की दोनों राशियां बहुत ही गलत जगह पे फंस जाती हैं। अब अगर मंगल अच्छी स्थिति में ना हो तो जातक परेशान हो जाता है। वही जातक सुखी रह सकते हैं जिनका मंगल या तो कमजोर हो और बाकी के ग्रह मजबूत हो, तो त्रिशदाय और डेथ हाउस उसको परेशान नहीं करेंगे। या तो फिर वो जातक सुखी रह सकता है जो त्रिशदाय और डेथ हाउस का स्वामी होने के बावजूद भी मंगल अपनी उच्चतम स्थिति में, तो अपने शुभ फल देगा। हालांकि इन हाउसेस के बुरे फल भी वो देगा, लेकिन उसमें सुधार कर, बहुत ज्यादा बुरा नहीं करेगा, क्योंकि मंगल उच्च है। तो इस पैराग्राफ का समर्थन में एक ये कुंडली जो लगाई है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यदि त्रिशदाय अधिपति ग्रह अपनी उच्च राशि में हो तो पूर्ण शुभ फल देता है, अशुभ फल नहीं देता है। यदि स्वग्रह का हो तो अर्थात स्वराशिस्थ हो और अच्छे स्थान में हो तो 75% शुभ फल देता है, अर्थात स्वराशिस्थ थोड़ा कम फल देता है। अर्थात मंगल यदि तृतीय हाउस में बैठ जाता अपनी ही राशि वृश्चिक में तो शुभ फल देता, लेकिन सिर्फ 75% या 50%, क्योंकि सिर्फ इस मंगल की एक वृश्चिक राशि ही तो स्वराशिस्थ हो जाती, दूसरी राशि मेष तो नहीं।
तो वहां के अशुभ फल मिलते। लेकिन उच्च होने का मतलब क्या हुआ, अब उसने दोनों राशियां मेष और वृश्चिक दोनों को ही उच्च फल प्रदान कर, क्योंकि मंगल उच्च का। परंतु इस सामान्य नियम का एक अपवाद ऐसा है कि यदि वृश्चिक लग्न हो और मंगल षष्ठाधीश षष्ठ स्थान में हो तो वह शुभ फल नहीं देता। अब यह अपवाद क्यों है? भाई वृश्चिक जब लग्न में आएगी 8 नंबर, तो अपने आप 1 नंबर राशि छठवें हाउस चली जाएगी। अर्थात जो लग्न में वृश्चिक और षष्ठम हाउस में त्रसदाय हाउस में मेष राशि लग जाएगा, और इन दोनों का स्वामी कौन है? मंगल। और ये एक अपवाद में ये बता रहे हैं कि मंगल खुद जाके षष्ठ हाउस में बैठ जाए, अर्थात अपनी मेष राशि में बैठ गए, तो स्वराशिष तो हो गए। अब ऊपर के नियम के अनुसार तो उनको 75% शुभ फल देना चाहिए, पर यहाँ पे ये अपवाद है, ये 75% शुभ फल नहीं देंगे, बल्कि कोई भी शुभ फल नहीं देंगे। उसका कारण यह है कि वो स्वराशिष्ट होने के बावजूद भी एक गलत जगह बैठ गए। ये हमने पीछे बताया था कि ये इस स्थिति में भी डिपेंड करता है कि ग्रह किस भाव में बैठा। स्वराशिष्ट तो है पर भाव गलत है, वो एक त्रसदाय भाव है, तो पापत तो देगा, क्योंकि ये क्रूर ग्रह है। तो इसीलिए ये एक अपवाद नियम है कि वृश्चिक लग्न है और मंगल षष्ठाधीश हैं और षष्ठ स्थान में ही हैं, स्वराशिष्ट होने के बावजूद भी वह शुभ फल नहीं दे रहे हैं। जो ज्योतिषाचार्य ये कहते हैं कि त्रिकोणेश यदि त्रसदायाधीश भी हो तो वह शुभ फल तो तो वह शुभ नहीं होता। हम्म? बहुत सारे ज्योतिषाचार्य ऐसा कहते हैं कि त्रिकोणेश तो है पर वो साथ में ही त्रिशिदायाधीश भी है, अर्थात उसकी राशियां दो राशियां हैं, एक राशि त्रिकोण में लगी है और दूसरी राशि त्रिशिदाय में लगी है, तो वो कभी भी शुभ फल नहीं देगा। पराशर कहते हैं कि इस प्रकार की व्याख्या करना सही नहीं है। कारण, इसका एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया है, इसका कारण भी बताया है कि ऐसा क्यों नहीं। तो कारण ये बताया है कि कर्क लग्न का बृहस्पति षष्ठ भाव जो कि त्रिशिदाय है उसमें धनु राशि लग जाएगी। कर्क लग्न में धनु कहां जाता है? छठवें हाउस में जाता है। तथा बृहस्पति की जो मीन राशि है वो नवम भाव में जाती है, त्रिकोण में चली जाती है। तो कर्क लग्न में बृहस्पति का एक पैर त्रिशिदाय में होता है और दूसरा त्रिकोण में होता है, अर्थात उसकी धनु राशि त्रिशिदाय में होती है और मीन राशि त्रिकोण नवे हाउस में होती है। इसमें एक स्थान त्रिशिदाय वर्ग का है और दूसरा स्थान त्रिकोण वर्ग का है, परंतु फिर भी कर्क लग्न के बृहस्पति को शुभ ही माना गया। तो जैसा कि लोग कहते हैं कि त्रिशिदाय यदि त्रिकोणेश त्रिशिदायाधीश हो तो वह शुभ फल कभी नहीं देता है, ऐसा पराशर बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। और वो कहते हैं कि यदि ग्रह सौम्य है और अच्छे जगह पर बैठा है तो वह शुभ फल देगा। अब आगे क्या बोला है? किंतु यदि यही गुरु 3, 6, 8, 12 इन स्थानों में बैठे हो तो वह शुभ फल नहीं देगा, अर्थात जगह का बहुत महत्व। अर्थात सारी स्थितियां बता दी गई इसमें कि गुरु की एक लेग लगी है छठवें हाउस में, एक लगी है नवे हाउस में, एक त्रसिदाय है और एक त्रिकोण है। अब गुरु शुभ फल देंगे, लेकिन हाउस 3, 6, 8, 12 के अलावा होने चाहिए। त्रसिदाय और 8, 12 को छोड़ के होना चाहिए, तभी वो शुभ फल देंगे। यदि गुरु 3, 6, 8, 12 इन स्थानों में बैठे हो तो वह शुभ फल नहीं देगा, ऐसा पराशर का मानना है। यथार्थ में त्रिकोणाधिपति का महत्व कब होता है? अब इस आंसर से, इस एग्जाम्पल से ये पता चल जाता है कि यथार्थ में त्रिकोण का स्वामी होने का महत्व क्या है। फिर जब वो बहुत सारी स्थितियों में बुरा ही फल दे रहा है तो त्रिकोण के होने का क्या फायदा है? उसका महत्व है कब?
जब वह त्रिकोण अथवा केंद्र में बैठा हो तभी वह सबसे अच्छा फल देता है। अगर ऐसा नहीं है तो त्रिकोण में त्रिकोणाधिपति होने के बावजूद भी कोई भी फल नहीं मिलता, फायदा नहीं मिलता, बल्कि नुकसान हो सकता है। अब इस स्थिति में एक हम आपको एग्जाम्पल देंगे। इसी कुंडली में, कन्या लग्न की कुंडली में आप ध्यान से देखें, कन्या लग्न की कुंडली में शुक्र की स्थिति, शुक्र की एक राशि है द्वितीय हाउस में, 7वीं राशि तुला। कन्या लग्न की कुंडली में शुक्र की दूसरी राशि वृषभ 9वें हाउस में है। अर्थात शुक्र मार्केस हाउस का स्वामी है, साथ में नवम हाउस जो कि एक त्रिकोण हाउस है उसका भी स्वामी है। तो शुक्र की स्थिति तो ऐसी है कि वो ज्यादातर केस में शुभ फल ही देगा, सिर्फ 3, 6, 8, 12 में ना बैठे। इस जातक के केस में शुक्र क्योंकि अपने अपनी ही राशि में है, स्वराशित हो गया, साथ में वो त्रिकोण का भाव है तो त्रिकोणाधिपति हो गया, अर्थात शुक्र बहुत ज्यादा बलवान। पहली बात तो स्वराशित है, दूसरी बात वो त्रिकोण का अधिपति है, और त्रिकोणों में भी 1, 5, 9 में 9 को सबसे बलिष्ठ माना जाता है, इसलिए सबसे बलवान ग्रह। अब इस कुंडली में ध्यान से देखा जाए, पहले भी हम बता चुके हैं, मंगल बहुत बलवान है और शुक्र बहुत बलवान है। मंगल बलवान है क्योंकि वो उच्च का है, शुक्र स्वराशित। तो अब इसमें एक टाई हो गया कि अब मंगल और शुक्र जब दोनों बलवान है तो इन दोनों के बीच में कौन सबसे ज्यादा बलवान होगा, तो हम कहेंगे शुक्र। क्यों? क्योंकि मंगल खुद तो पंचम अर्थात त्रिकोण में बैठे हैं, लेकिन इनकी दोनों राशियां, एक त्रिशिदाय और दूसरा अष्टम भाव है, राशियां अच्छे स्थानों पे नहीं लगी हैं। ग्रह तो बहुत अच्छी जगह बैठा, त्रिकोण में बैठ गया, इसीलिए शुभ फल दे रहा, उच्च के होके बैठा इसलिए और शुभ फल दे रहा है, लेकिन राशियां कहीं ना कहीं गलत जगह लग गई हैं, वो है त्रिशिदाय और अष्टम। उसी जगह शुक्र उच्च का तो नहीं है पर त्रिकोण का है, और त्रिकोण में उसकी राशि लगी है और दूसरी राशि धन भाव में लगी है, धनेश में। तो अर्थात उसका सारी चीजें अच्छी होंगी। मानक एक कमी है कि वो उच्च का तो नहीं है लेकिन स्वराशित है। दूसरा, वो त्रिकोण का अधिपति है, और त्रिकोण का अधिपति होते हुए त्रिकोण में ही बैठा है, ये सबसे बड़ी ताकत है। और उसकी दोनों राशियां शुभ भाव में लगी हैं, अच्छे भाव में लगी हैं, अर्थात यहां पे शुक्र पूर्णतया बलवान है। तो अब इस कुंडली में देखा जाए तो मंगल और शुक्र के केस में शुक्र अत्यंत बलवान है। इस कुंडली में और भी खासियत है ध्यान देने का। छठी राशि, इसका स्वामी बुध है, और बुध अपनी दूसरी राशि में जो कि 10वें भाव में लगी है वहां पे बैठा है। और बुध जब अपनी ही राशि में केंद्र भाव में बैठा हो तो वो एक राजयोग बनाता है, पंच महापुरुष योग बनाता है, और बुध के द्वारा बनने वाला पंच महापुरुष योग को हम भद्र कहते हैं। तो भद्र पंच महापुरुष योग यह बन रहा है। तो जिस भी जातक की ये कुंडली है, उस जातक में पहली बात वो बहुत ही ज्यादा आज्ञाकारी होगा, भद्र होगा, स्वभाव का बहुत ही अच्छा होगा, ज्ञानी बहुत होगा क्योंकि बुध ज्ञान का मालिक है। तंत्रिका तंत्र अर्थात वो क्विक डिसीजन लेने वाले, तंत्रिका तंत्र से बहुत स्ट्रांग होगा, स्किन भी बहुत अच्छी होगी, स्किन भी बुध के ही अंडर आती है। वो व्यापारी प्रकृति का होगा, वो व्यापार में बहुत सफल होगा। तो ये बुध क्योंकि लग्नेश बुध है यहाँ पे, और वो भी बहुत ही अच्छी स्थिति में है, 10वें हाउस में है, सूर्य के साथ में है, बुधादित्य योग बना रहा है, पंच महापुरुष योग बना रहा है, साथ में इस कुंडली में मंगल उच्च का होके त्रिकोण से संबंध बना रहा, त्रिकोण में बैठा है, इसलिए वो शुभ फल दे रहा है। और शुक्र के बारे में बता ही चुके हैं क्योंकि वो शुक्र की सारी चीजें अच्छी हैं, सिर्फ शुक्र शनि के साथ बैठा है, ये एक कमी है।
बट शुक्र और शनि मित्र हैं, इसलिए ज्यादा समस्या नहीं होती। चलिए अब आगे देखते हैं। त्रिसदाय के अन्य गुण में अब लास्ट बचा है, कन्या लग्न की कुंडली में त्रिकोण पंचम स्थान में मकर राशि होने से और पृष्ठ स्थान में कुंभ राशि होने से इन स्थानों के स्वामी शनि को अशुभ ही माना गया। वराह मिहिर के मतानुसार जब एक ग्रह दो कारणों से, देखिए यहां वराह मिहिर आ गए, पराशर नहीं, वराह मिहिर, फादर ऑफ इंडियन एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी के सभी लोग ज्योतिषाचार्य इनको पूजते हैं, ये गॉड है, एस्ट्रोलॉजी के फादर है। तो इनका भी बहुत महत्व है, इनके दिए हुए विचार और इनकी गणनाएं बात है। तो इनकी जो बात यहाँ पे रखी गई है वो पराशर भी मानते हैं कि कन्या लग्न की कुंडली में त्रिकोण अर्थात पंचम स्थान में मकर राशि होने से और पृष्ठ स्थान में, ये पृष्ठ नहीं ये षष्ठ है, षष्ठ स्थान में कुंभ राशि होने से इन स्थानों के स्वामी शनि को अशुभ ही माना गया है। वराह मिहिर के मतानुसार जब एक ग्रह दो कारणों से विरुद्ध धर्म का होता है, यानी एक कारण से शुभ फल देने वाला और दूसरे कारण से अशुभ फल देने वाला हो, तो ऐसी परिस्थिति में वह ग्रह दोनों स्थानों के फलों का नाश करता है। लेखक के मत में उपरोक्त उदाहरणों में शनि और गुरु ये त्रिकोणाधीश होकर त्रिशदायाधीश भी हैं, इसलिए दोनों ही सदोष अर्थात दोष के साथ हैं, दोनों में दोष है। चलिए देख लेते हैं। तो ये जो लास्ट पैराम बताया गया ये स्पेशली शनि के लिए बताया गया कि शनि कन्या लग्न की कुंडली में शनि की राशियां 10 और 11 मकर और कुंभ क्रमशः पंचम त्रिकोण और षष्ठ हाउस में लगती है। अर्थात शनि की एक राशि तो त्रिकोण में लगी है और दूसरी त्रिशदाय में लगी है। तो एक तो बहुत अच्छी स्थिति है, दूसरी त्रिशदाय हो गई, बुरी स्थिति में आ गई। कुंभ यहाँ पे बुरी स्थिति में। अब शनि कैसा बिहेव करेंगे, तो यहाँ पे बताया गया है बराहमीर के मतानुसार कि अब शनि हमेशा अशुभ फल देंगे, बराहमीरी मतानुसार। पर पराशर के मतानुसार क्या होगा, अशुभ फल देने का चांस है, पर यह देखना होगा कि ये त्रिकोणाधीश और त्रिशदायाधीश जो कि एक ही ग्रह है, वो त्रिकोण का भी अधिपति है, वो त्रिशदाय का भी अधिपति है। अब वो फल देगा कैसे, सब पाप फल देगा या सब शुभ फल देगा या मिश्रित देगा, तो उसके स्थान को देखना। चलो अब इस कुंडली में शनि महाराज बैठ गए हैं नवम भाव में अर्थात त्रिकोण में, त्रिकोण का अधिपति त्रिकोण में बैठा है, पंचम त्रिकोण का वो अधिपति है और नवम त्रिकोण में बैठा है। तो अब ये त्रिशदायाधिपति होने के बावजूद भी क्योंकि एक शुभ स्थान में बैठ गया है, अच्छे भाव में बैठ गया है, अपने मित्र के साथ बैठ गया है, इसलिए ये इस कुंडली में अच्छे फल ही देगा। पराशर के अनुसार ये बहुत ही शुभ फल देगा। वराहमिहिर के अनुसार तो ये दोनों हाउस पंचम और षष्ठम दोनों के अच्छे फलों का नाश करेगा। पर पराशर कहते हैं कि ऐसा नहीं है। यदि त्रिशदायाधीश और त्रिकोणाधीश दोनों एक ही ग्रह है और ग्रह की स्थिति बहुत ही अनुकूल और अच्छी है, तो वह सदैव अच्छे फल देगा, ऐसा मानना है पराशर का। तो आज हमने श्लोक नंबर 4, 5 और 6 में कई सारे केस आपको समझाने की कोशिश की है। तो मित्रों कैसा लगा वीडियो, पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।